नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा सनसनीखेज शो हिस्ट्री शीटर। आज हम बात करेंगे जराइम की उस खूंखार दुनिया के सबसे खतरनाक चेहरे की, जिसके महज नाम भर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवाओं में भी खौफ का जहर तैरने लगता था। एक ऐसा बेरहम गैंगस्टर जिसके लिए मौत बांटने वाली AK-47 बंदूक महज एक मामूली खिलौना थी, जिसकी एक झलक और परछाई मात्र से दिल्ली NCR के बड़े बड़े और रसूखदार कारोबारी थर थर कांपने लगते थे। जरा सोचिए, कभी देश की खातिर भारतीय सेना की वर्दी पहनने का ख्वाब देखने वाला एक सीधा सादा और मामूली सा लड़का आखिर जुर्म की अंधेरी गलियों में कैसे खो गया? वो कैसे बन गया 60 से ज्यादा संगीन मुकदमों और 18 कत्लों का बेताज बादशाह? आज हम बेनकाब करेंगे आतंक और खौफ के सबसे बड़े पर्याय अनिल दुजाना की पूरी क्राइम कुंडली। हम बताएंगे कि कैसे इस खूंखार गैंगस्टर का खौफनाक अंत यूपी STF की सन्नाटे चीरती और आग उगलती गोलियों ने किया। सुंदर भाटी को अपना गुरु बनाने के बाद अनिल दुजाना ने जुर्म की दुनिया में ऐसा मुकाम बनाया जिसके दम पर दुजाना ने कई सालों तक दहशत फैलाई। लोहे की सरिया चोरी करने से लेकर हत्या और रंगदारी मांगने तक का सफर तय करने के बाद दुजाना को ज्यादा वक्त नहीं लगा। सुंदर भाटी की पनाह में उसने तेजी से जुर्म की सीढ़ियां चढ़ी और जुर्म की दुनिया में अपने लिए अहम जगह भी बनाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां की मिट्टी में गन्ने की मिठास से ज्यादा बारूद की गंध बसती है। इसी इलाके में गौतम बुद्ध नगर का एक गांव है, दुजाना। ये वो गांव है जहां के खूंखार सुंदर डाकू ने 70 से 80 के दशक में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दी। इसी बागी मिट्टी में चत्तर सिंह के घर 6 बेटों में 5वें नंबर पर पैदा हुआ अनिल नागर, एक ऐसा लड़का जिसका कद भले ही छोटा था लेकिन उसके ख्वाब आसमान फाड़ने वाले थे। वो भारतीय सेना में जाना चाहता था लेकिन कम हाइट की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जब सेना के दरवाजे बंद हुए तो इस लड़के ने जरायम के उस अंधेरे कुएं में छलांग लगा ली जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। गांव के गुंडे टीटू को अपना गुरु मानकर वो जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा और कब वो अनिल नागर से आतंक का दूसरा नाम अनिल दुजाना बन गया, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी तहसील के दुजाना गांव में जन्मा गैंगस्टर अनिल दुजाना अपने परिवार में 5वें नंबर का था। उसका सपना था कि वो आर्मी में जाकर देश की सेवा करे, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद उसने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की तैयारी की, क्योंकि उसका मकसद था राजनीतिक पैर पसारना, लेकिन वहां पे भी वो नाकाम हो गया। एक बड़ी रोचक कहानी एक और है कि अनिल दुजाना की शादी साल 2021 में होती है, वो भी कहीं बाहर नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर। मकसद ये था कि एक पेशी के दौरान जिला अदालत में पेश होने आया। उसी वक्त पूजा नाम की लड़की ने शादी का शपथ पत्र लेके आई और वो लड़की ब्लैक ड्रेस में आई थी, यानी बुर्खा पहन के। उसके बाद वहीं पर अनिल दुजाना और पूजा की शादी तय होती है और उसके बाद से वहां से वो निकल जाते हैं। यानी प्रेम कहानी भी एक गैंगस्टर की बड़ी रोचक थी। सरियों की चोरी से लेकर होली तक अनिल दुजाना का सफर बेहद खौफनाक और डरावना था।
साल 2000 के दौर में पश्चिमी यूपी में माफिया सुंदर भाटी की तूती बोलती थी। अनिल दुजाना ने शुरुआत में सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिये की चोरी और तस्करी का काम शुरू किया। वो सरिये बेचता और कमाई का एक हिस्सा सुंदर भाटी को देता। करीब 2 साल तक इसी तरह अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना वारदात को अंजाम देकर इलाके को दहलाता रहा। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सुंदर भाटी के साथ चलने के करीब 2 साल बाद पुलिस थाने में अनिल दुजाना के नाम का रजिस्टर तैयार हो गया। दरअसल 2002 में गाजियाबाद के कमी नगर इलाके में हरबीर पहलवान की सरेआम हत्या कर दी गई। इसके पीछे अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना का नाम सामने आया। ये पहला मौका था जब सरिया की चोरी करने वाले अनिल दुजाना का नाम किसी हत्याकांड से जुड़ा था। पहली बार अनिल दुजाना के नाम पर थाने में केस दर्ज हुआ। देखिए, अनिल दुजाना एक बहुत कुख्यात अपराधी था। इस पे 65 मुकदमे थे और 18 हत्याएं इसने की थी। और मेरे जानकारी के अनुसार कम से कम सैकड़ों लोगों से रंगदारी वसूल चुका था। और बहुत सारे घटनाएं ऐसी हैं जिनके मुकदमे भी लोगों ने नहीं लिखा है। ये दादरी तहसील के दुजाना गांव का रहने वाला था, जो पहले दुजाना गांव थाना कोतवाली दादरी में आता था। आज की तारीख में संभवतः बादलपुर थाने में आता है। तो वो दुजाना गांव के एक चतर सिंह थे, उनके 5 औलादों में ये एक औलाद था। एक छोटे कद का व्यक्ति था। कहा जाता है कि पहले आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन छोटे कद होने के नाते ये आर्मी में नहीं जा पाया। तो इसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के दृष्टिकोण से इसकी फिर दिशा बदल गई, इसकी मानसिक दशा बदल गई। और इसने जो है गांव के एक टीटू नामक गुंडे का सहारा लिया, उसको अपना गुरु बना लिया और धीरे से जराइम की दुनिया में उतर गया। कहा जाता है कि हरबीर पहलवान की हत्या के बाद अनिल दुजाना को कत्ल और खून का ऐसा चस्का लगा कि वो सरिया की चोरी छोड़कर खुलेआम हत्याएं करने लगा। अपने पहले कत्ल की वारदात के बाद उसके सिर पर ऐसा खून सवार हो गया कि कुछ ही समय में पैसों के बंटवारे को लेकर अनिल दुजाना और सुंदर भाटी में दरार पड़ गई। इसके बाद शिष्य अनिल दुजाना ने अपने गुरु सुंदर भाटी के खिलाफ बगावत कर दी। यहीं से पश्चिमी यूपी की उस खूनी गैंग वॉर की शुरुआत हुई, जिसने अगले 23 सालों तक इस इलाके को शमशान बनाए रखा। अपने पहले गुरु सुंदर भाटी को अपना कट्टर दुश्मन बनाने के बाद अनिल दुजाना ने नरेश भाटी को गुरु बनाया और नरेश भाटी के साथ जाकर मिल गया। जानकारी के मुताबिक सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच 36 का आंकड़ा था। ऐसे में सुंदर भाटी के साथ रिश्ता बिगाड़ने के बाद दुजाना ने नरेश भाटी को अपना दूसरा गुरु बना लिया। इसी दौरान 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी के मौत के घाट उतार दिया। अब बारी बदले की थी। नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना ने दुजाना के साथ मिलकर कसम खाई कि वो नरेश भाटी के खून का बदला खून से लेकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद इसका संपर्क सुंदर भाटी से हुआ, जो एक बहुत गंभीर अपराधी है, बड़ा अपराधी है। सुंदर भाटी के लिए काम करने लगा तो प्रथमता ही ये छिछोरापन, जैसे कि सरिया चोरी करना और सरिया चोरी करके, जो अवैध सरिया थी उसकी चोरी करके और उसको बेचना और बेच करके उसका आधा रकम सुंदर भाटी को पहुंचाता था। लगभग 2002 तक ये काम 2 साल ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद इसका सुंदर भाटी से इस आशय का विवाद हुआ कि जो तुम अर्निंग कर रहे हो मेरे सहारे, उसका ठीक हिस्सा मुझे नहीं दे रहे हो। तो सुंदर भाटी से विवाद होने के बाद यह व्यक्ति जो है सुंदर भाटी के अगेंस्ट में हो गया और इसने एक दूसरा अपराधी था नरेश भाटी, उसका सहारा ले लिया। रणदीप
अमित कसाना, अनिल दुजाना मिलकर सुंदर भाटी से बदला लेने का मौका तलाशते रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि नरेश भाटी के मौत के करीब 7 साल बाद वो दिन आया जिसका इंतजार ये तीनों बीते कई सालों से कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुंदर भाटी के खून के प्यासा बैठे रणदीप, अमित कसाना और अनिल दुजाना को जानकारी मिली कि साहिबाबाद के भोपुरा में सुंदर भाटी के साले की शादी है। इस शादी में सुंदर भाटी भी शामिल होगा। ऐसे में तीनों को बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया। नवंबर 2011 को साहिबाबाद के भोपुरा में शहनाइयां बज रही थी। उसी समय पहले से घात लगाए बैठे रणदीप, अमित कसाना और अनिल दुजाना वहां मौत का पैगाम लेकर पहुंच गए। तीनों ने अपनी अपनी AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शादी का मंडप गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। इस खूनी खेल में 3 लोग मारे गए, लेकिन किस्मत का सिकंदर सुंदर भाटी वहां से बच निकला। बदले की इस आग में सुंदर भाटी ने भी पलटवार किया। जनवरी 2014 में सुंदर भाटी ने अनिल दुजाना के घर पर हमला बोलकर उसके भाई जय भगवान की हत्या कर दी। जवाब में दुजाना ने सुंदर के गुर्गे राहुल को भून डाला। मौत का ये नंगा नाच पश्चिमी यूपी की सड़कों पर खुलेआम चल रहा था। पश्चिमी यूपी के 2 गैंगस्टरों की गैंगवार हमेशा चर्चा में रही थी। एक नरेश भाटी तो दूसरा सुंदर भाटी। पर साल 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी की सुंदर भाटी के गुट ने हत्या कर दी और इस हत्या का बदला लेने के लिए रणदीप और कसाना ने ठान रखी थी। उसका साथ देने के लिए अनिल दुजाना का संपर्क साधा गया। अनिल दुजाना, रणदीप और कसाना ने मिलकर सुंदर भाटी को मौत के घाट उतारने की नीयत से प्लानिंग शुरू कर दी। मौका था साल 2011 जब सुंदर भाटी के भांजे की शादी थी। भांजे की शादी को ही स्पॉट चुना गया और वहीं पर बड़ी रणनीति बनाई गई। तीनों ने मिलकर सुंदर भाटी को घेरा और AK-47 से सुंदर भाटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गनीमत ये रही कि वहां कुछ लोगों की मौत तो हो गई, पर सुंदर भाटी वहां से बच निकला और वहीं से गैंग वॉर का स्टार्ट शुरू हो गया। शादी के मंडप में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड से पूरे पश्चिमी यूपी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दुजाना और उसके गैंग की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। उधर सुंदर भाटी और उसके गुर्गे कुत्तों की तरह तीनों को गली गली ढूंढ रहे थे। ऐसे में अनिल दुजाना के लिए खतरा बढ़ गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि सुंदर भाटी और उसके गुर्गे कभी भी ढेर कर सकते हैं। ऐसे में उसे सबसे सेफ जगह जेल लगी। उधर पुलिस पहले ही तिहरे हत्याकांड में दुजाना को ढूंढ रहे थे। ऐसे में जेल के अंदर पहुंचना उसके लिए आसान था। यूपी पुलिस ने जनवरी 2012 में अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद अनिल दुजाना ने जेल से ही अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया। जेल की सलाखें उसके लिए आरामगाह बन गई। जेल के अंदर से ही उसने साल 2015-16 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा वोटों से जीत भी गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 2012 में जेल जाने के बाद 2015-16 में ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जेल से रहते हुए और जीत भी गया। जीतने के बाद यद्यपि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके चुनाव को कुछ तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया। वक्त के साथ अनिल दुजाना महज एक नाम नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में खौफ की सबसे पुख्ता गारंटी बन गया। एक दौर ऐसा आया जब उसके नाम की दहशत भर से लोगों के पसीने छूटने लगते थे। रंगदारी वसूलना, दिन दहाड़े अपहरण करना, बेखौफ होकर कत्ल करना या फिर अपने इशारों पर गुर्गों से खूनी खेल खिलवाना दुजाना के लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक खौफनाक शौक बन गया था।
वो जरायम की दुनिया का एक ऐसा बेरहम बादशाह बन गया जिसकी एक कॉल पर बड़े बड़े कारोबारियों और सफेद पोशों की रूह कांप जाती थी। अगर किसी ने दुजाना की फरमान को नजरअंदाज करने की जरूरत की तो उसे अदालत ही नहीं बल्कि सीधे उसके गुर्गों की बरसती AK-47 की गोलियों का सामना करना पड़ता था। इसके अपराध से चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश थर्राया हुआ था, गैंगवार चल रहे थे, घटना पर घटनाएं हो रही थी, कई हत्याएं, रंगदारी आदि की घटनाएं ये कर चुका था, तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अपराध का ये खेल उसके लिए एक नशा बन गया था। जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की भारी सलाखें दुजाना के खौफ को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। वो जेल की काल कोठरी में बैठकर बाहर मौत के फरमान जारी करता था। गवाहों को उनके घर में घुसकर धमकाना, दुश्मनों को सरेआम भून देना, खून बहाकर अपना सिक्का जमाना उसके रोजमर्रा का रूटीन था। इंसान की जान उसके लिए महज एक खिलौना थी। दुजाना का नाम पूरे इलाके का सबसे डरावना सपना बन गया था। वक्त के साथ अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना इतना खूंखार अपराधी बन गया था कि उसने अपने नाम से ही इलाके में दहशत फैला दी थी। दिल्ली से सटे राज्यों में दुजाना के खौफ की ऐसी तूती बोलती थी कि लोग उसका नाम सुनकर ही खौफजदा हो जाते थे। ऐसे में पुलिस के लिए दुजाना बड़ी चुनौती बन गया था। प्रदेश सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यूपी पुलिस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी और बहुत जल्द ही दुजाना के खौफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। गैंगस्टर अनिल दुजाना की जिंदगी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ आया फरवरी 2019। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के कड़े पहरे के बीच एक लड़की दुल्हन की तरह सजकर कोर्ट रूम में आई और हथकड़ियों में जकड़े अनिल दुजाना को अंगूठी पहना दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था बल्कि एक खूंखार गैंगस्टर की सगाई थी। लड़की का नाम था पूजा। दरअसल बागपत के लीलू का गांव के ही एक शख्स से 40 बीघा जमीन का विवाद था। उस शख्स ने अपनी बेटियों की शादी कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी थी। अपने दुश्मनों को खौफ में डालने के लिए लीलू ने खड़खड़ी से भी बड़े मगरमच्छ को दामाद बनाने की ठानी और वो मगरमच्छ था अनिल दुजाना। फरवरी 2021 में बेल पर बाहर आते ही दुजाना ने पूजा से शादी रचा ली। एक नाटकीय घटना हुई 2019 में, ये कोर्ट में पेशी में आया हुआ था। तो एक पेशी के दौरान ही एक दुल्हन के रूप में सजी लड़की जिसका नाम था पूजा, वो बागपत के लीलू की लड़की थी। वो इससे प्यार करती थी। उसने वहीं पर इसको अंगूठी पहना दी। एक तरह से उसने परीक्षा कर ली। तो ये कोर्ट की घटना है और बाद में इसने जेल से निकलने के बाद पूजा नाम की लड़की से शादी भी कर ली। इसी बीच में क्योंकि ये जो पूजा नाम की लड़की थे, इसके पिता का कुछ दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था 40 बीघा जमीन का, और दूसरा पक्ष जो है वो एक अपराधी गैंग से रिश्तेदारी में संबंधित था। तो उससे ऊंचा अपराधी अपने रिश्तेदारी में करने के लिए लीलू ने अपनी लड़की की शादी जो है अनिल दुजाना से। 9 साल यानी करीब 3285 दिन
लोहे की सलाखों और जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारों के बीच गुजरने वाला ये वक्त किसी भी आम अपराधी की रूह का पाने के लिए काफी होता है, लेकिन अनिल दुजाना कोई आम अपराधी नहीं था। उसके लिए जेल की काल कोठरी कोई सजा नहीं, बल्कि एक ऐसा वॉर रूम थी जहां से वो बेखौफ होकर अपनी खूनी सल्तनत चला रहा था। जनवरी 2021 को जब अनिल दुजाना जमानत पर तिहाड़ की सलाखों से बाहर आया तो उसके चेहरे पर ना ही कोई पछतावा था, ना ही कोई खौफ। उसे लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवाएं आज भी उसके नाम से कांपती हैं। बाहर आते ही उसने जरायम की दुनिया में ये ऐलान कर दिया कि शेर वापस आ गया है। उसे लगने लगा कि पुलिस की फाइलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुजाना का गुरूर 7वें आसमान पर था और इसी गुरूर ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। अनिल दुजाना का सेना में जाने का सपना टूट चुका था। अनिल दुजाना के सहयोगी रहे टीटू बेहद करीबी था। टीटू के संपर्क में आने के बाद अनिल दुजाना ने छोटी मोटी वारदात करनी शुरू कर दी, क्योंकि टीटू जो था पहले से ही अपराध की दुनिया में अपना एक नाम बना चुका था। टीटू और अनिल दुजाना ने मिलकर बुलंदशहर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से वो अपराध की दुनिया में लगातार बना रहा और ऐसे करके अनिल दुजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बनके उभरा। जेल से बाहर आने के बाद दुजाना ने अपने खौफ के उस पुराने कारोबार को फिर से जिंदा करना शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद उसने खून और बारूद से रखी थी। 16 अक्टूबर 2021 के दिन सिकंदराबाद का एक बड़े कारोबारी को दुजाना के गुर्गों ने उसे सीधा पैगाम भेजा। कारोबारी को मौत का खौफ दिखाकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इससे गलियारों में फिर से दहशत का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ रंगदारी ही नहीं, बल्कि दुजाना अब अपने पुराने मुकदमों के गवाहों के लिए काल बन गया। सिकंदराबाद के ही खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की हत्या का इल्जाम दुजाना पर था। जयचंद की पत्नी इस खूनी खेल की चश्मदीद गवाह थी। दुजाना ने खुलेआम जयचंद की पत्नी को जान से मारने की धमकी दे डाली। दुजाना को लगा कि वो अपनी बंदूक की नली से लोगों को डरा देता और वो कानून के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि अब वक्त बदल गया था। ये जानकारी है कि सुंदर भाटी और नरेश भाटी में आपस में 36 का आंकड़ा था। तो इसने इसी योजना के तहत जब ये सुंदर भाटी से अलग हुआ तो नरेश भाटी के साथ चला गया और नरेश भाटी के साथ मिल करके ये जराइम की दुनिया में रंगदारी वसूलना, अपराध करना, हत्या करना आदि इस तरह के अपराध करने लगा और उससे अर्निंग करने लगा। कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति आई कि ये व्यक्ति लगभग ये घटना इसकी चलती रही 6-7 वर्ष तक। पश्चिमी यूपी में जब दुजाना की दहशत का पारा फिर से चढ़ने लगा तो लखनऊ में बैठे हुक्मरानों की भौहें तन गई। सूबे में अब वो सरकार नहीं थी जो बाहुबलियों के आगे आंखें मूंद ले। राज्य में गैंगस्टर अनिल दुजाना के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन का बिगुल बज गया था। यूपी पुलिस ने उस पर 75,000 रुपए का इनाम रख दिया। दुजाना समझ गया कि अब उसके सिर पर मौत मंडरा रही है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन इस बार उसका सामना किसी आम पुलिस फोर्स से नहीं था। इस बार उसका सामना यूपी STF से था। अमिताभ यश के नेतृत्व में STF की 6 से ज्यादा जाबाज टीमें दुजाना के पीछे ऐसे पड़ी जैसे शिकारी कुत्ते अपने शिकार की गंध सूंघते हुए निकलते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी के चप्पे चप्पे पर दुजाना की तलाश शुरू हो गई। STF की टीमें उसकी परछाई का पीछा कर रही थी। मेरे हत्याकांड की वजह से पुलिस को भी काफी सख्ते में आना पड़ा। पुलिस के लिए भी एक जबरदस्त चैलेंज पैदा हो गया था। पुलिस भी अनिल दुजाना गैंग को ढूंढ रही थी बराबर। इसी बीच में सुंदर भाटी ने उस तिहरे हत्याकांड का बदला लेने के लिए इसके अनिल दुजाना के घर में चढ़ाई कर दी और इसके भाई की हत्या कर दी।
पुलिस लगातार अनिल दुजाना को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। मुखबिरों से जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस वहां दबिश देने पहुंचती थी तो उससे पहले ही दुजाना वहां से भाग जाता था। ऐसे में वक्त के साथ पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हालांकि 4 मई 2023 को पुलिस का ये इंतजार खत्म हुआ और पुलिस को कामयाबी मिली। यूपी एसटीएफ को मेरठ के जानी इलाके में होला झाल के पास दुजाना की लोकेशन मिली। एसटीएफ ने फौरन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। जैसे ही दुजाना की गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर पहुंची, एसटीएफ की गाड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मौत अब दुजाना की आंखों की ठीक सामने खड़ी थी। यूपी एसटीएफ ने उसे लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी कि हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लेकिन 18 कत्ल करने वाले गैंगस्टर दुजाना को सरेंडर करना कहाँ मंजूर था। दुजाना ने एसटीएफ की चेतावनी का जवाब अपनी 32 बोर की पिस्टल से दिया। उसने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इसके द्वारा की गई घटनाओं से ऊपर के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट हुआ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसटीएफ के नेतृत्व में एक टीम बनाई जिसमें 7-8 टीमें थीं और उसका नेतृत्व कर रहे थे। गैंगस्टर दुजाना की पहली गोली चलते ही यूपी एसटीएफ की बंदूकों ने जो आग उगली, उसने पश्चिमी यूपी के जरायम के इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। दोपहर के 2:26 एसटीएफ की सन्नाटा चीरती गोलियों ने अनिल दुजाना के सीने को छलनी कर दिया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। पुलिस ने इसका फॉलोअप करना शुरू किया, मुखबिरी करना शुरू किया, सर्विलांस आदि के माध्यम से इसका फॉलोअप हुआ और ये 2023 में मई के महीने में ये जानी थाना क्षेत्र जो मेरठ में पड़ता है, वहाँ एक झाल है, झाल के पास इसका लोकेशन मिला। तो एसटीएफ ने चारों तरफ से नाकाबंदी करके, घेराबंदी करके इसको चैलेंज किया। दोनों पक्षों से फायरिंग हुई, गोलियों का आदान प्रदान हुआ और अंततः जो ये आतंक का पर्याय था अनिल दुजाना, ये मारा गया। बारूद का धुआं जब छटा तो 65 मुकदमों, 18 कत्लों और रासुका जैसे संगीन जुर्मों का वो बेताज बादशाह अपनी ही गाड़ी की सीट पर खून से लथपथ पड़ा था। दशकों तक जिस नाम से पश्चिमी यूपी की हवाएं कांपती थी, वो नाम अब इतिहास के पन्नों में एक मुर्दा बनकर दर्ज हो चुका था। जिस अनिल दुजाना ने अपने विरोधियों के घरों में मातम बिछाया था, यूपी एसटीएफ ने उसकी कहानी का दी एंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी का सबसे खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर में मार गिराया। अनिल दुजाना पे 18 मर्डर केस के सहित रंगदारी, लूटपाट और हत्याओं के संगीन आरोप थे। उसके ऊपर कम से कम 62 मुकदमे दर्ज थे, जिसके ऊपर रासुका के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे उसके ऊपर थे। हालांकि साल 2012 में वो जेल के अंदर दाखिल हुआ और साल 2021 में बेल पर बाहर आया, पर अदालत की पेशी पर ना जाने के कारण उसके ऊपर गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ। जुर्म की दुनिया दूर से भले ही कितनी भी चमकदार और ग्लैमरस क्यों न लगे, लेकिन इस दलदल में उतरने वाले हर गैंगस्टर का अंजाम एक ही होता है। जो बंदूक के दम पर जीते हैं, उनका अंत भी बंदूक की नली से ही होता है। अनिल दुजाना की ये कहानी सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं है, बल्कि इस बात की मुरादी है कि जरायम का रास्ता चाहे कितना भी चमचमाता क्यों न लगे, उसकी मंजिल हमेशा शमशान की राख में ही जाकर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ फिलहाल हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।